नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और एक दुखद खबर आ रही है हमारे पास। PSLV C62 जो कि इसरो का एक कमबैक था PSLV को लेके 2026 में, वो फेल हो गया है। हालांकि ये फेल हो गया है पर इसका ये मतलब नहीं है कि फिर से हम सक्सीड नहीं कर सकते। पर जो अभी लॉस हुआ है उसके बारे में तो चर्चा करनी पड़ेगी। जब सुबह 10:18 के करीब हमने लॉन्च होते हुए देखा PSLV C62 जो कि DRDO का क्राउन जूल लेके जा रहा था, यानी कि मुकुट का जो हीरा लेके जा रहा था, अन्वेषा सैटेलाइट। जब उसको हमने देखा तो हमें लगा कि 2026 में PSLV का कमबैक हो ही जाएगा, क्योंकि 2025 में ये फेल हो गया था। तो ये कमबैक पहले 2 स्टेजेस तक तो ठीक था, पर तीसरे स्तर पर, थर्ड स्टेज में, जो कि एक सॉलिड स्टेज था, यहां ये अपने पथ से भटक गया, विचलित हो गया, जिसकी वजह से इसरो को एक स्टेटमेंट देना पड़ा कि हालांकि अभी हम कनेक्शन वापस से बनाने की कोशिश कर रहे हैं PSLV से, पर तीसरे स्तर पर आके, तीसरे स्टेज पर आके PSLV अपने पथ से अलग हो गया, जिसका मतलब है बाकी जो सैटेलाइट्स थी अन्वेषा के साथ, और खुद अन्वेषा एटमॉस्फेयर में कहाँ खो गई हमें पता ही नहीं। यानी कि ये अब कहीं एटमॉस्फेयर में खो चुकी हैं, इनके साथ कनेक्शन नहीं बना, और जो हमें डर था तीसरे स्टेज को लेके वही हुआ। तो दुखद है इसलिए क्योंकि हमें लग रहा था कि हम अन्वेषा, जो कि DRDO के द्वारा बनाई गई थी, एक ऐसी सैटेलाइट जो पाकिस्तान और चीन की रातों की नींद उड़ाने वाली थी, वो उसमें हम कामयाब हो जाएंगे, पर हम हो नहीं पाए। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये परमानेंट फेलियर है, टेम्पररी ही है। रॉकेट के पहले और दूसरे स्टेज तक मानकों के अनुसार चालन हुआ, पर तीसरे स्टेज PS3 के अंत में गड़बड़ी होने की वजह से ऐसा हुआ, और ये गड़बड़ी लगभग लॉन्च से 8 मिनट के भीतर हो गई। ठीक है, 8 मिनट के भीतर हुई है। उसके बाद से लगातार कोशिश की जा रही थी कि वापस से संपर्क बना लिया जाए, पर ऐसा हो नहीं पाया। तो कुछ इस प्रकार से था ये, जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे, यहाँ तक ठीक थी स्टेज 1, स्टेज 2 तक ये अपने पथ अनुसार चली। स्टेज 3 पे आने के बाद, स्तर 3 पे आने के बाद ये अपने पथ से कहाँ भटक गई ये हमें पता ही नहीं। पर अगर ये अपने पथ पे चलती तो यहाँ पे हम अन्वेषा और अन्वेषा जैसी बाकी सैटेलाइट्स को, मुख्य रूप से जो पृथ्वी के सतह से 600 किलोमीटर ऊपर जा सकती थी, वहां हम प्लेस कर देते, और फिर PS4 का इग्निशन होता है तो ये कैप्सूल वापस भी आती, यानी कि री एंट्री भी होती, जो दोनों ही नहीं हो पाई। क्या हुआ तीसरे स्टेज पे ऐसा? क्योंकि पिछले वर्ष भी तीसरे स्टेज पर ही फेलियर हुआ था, ये हमें आज तक अभी नहीं पता है। अब फिर से फेलियर कमेटी बनाई जाएगी जो कि बता सकेगी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से अन्वेषा सैटेलाइट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अन्वेषा सैटेलाइट किसके द्वारा बनाई गई है? अन्वेषा सैटेलाइट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि ये अगर स्थित हो जाती तो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती। ठीक है, पहले हम अन्वेषा के बारे में बात करेंगे। अन्वेषा से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु। सबसे पहली बात, इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा बनाया गया था, तो DRDO द्वारा बनाया गया था। पहली चीज, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये ध्यान रखनी है कि ये पृथ्वी की सतह से लगभग 500 से 512 किलोमीटर तक स्थित होने वाली थी, यानी कि ये निम्न पृथ्वी कक्ष में होती, और निम्न पृथ्वी कक्ष में होने के साथ साथ ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में होती। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में होती। मुख्य रूप से ये हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग करती, ये भी जरूरी है जानना। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये हर कलर में देख पाती, हर रंग में पदार्थ एवं सतह को देख पाती। ठीक है, ये रेजोल्यूशन, अगर हम बात करें कितने रेजोल्यूशन तक देख पाती, ये 12 मीटर के रेजोल्यूशन तक देख पाती, और माना जाता है 300 से अधिक रंग देख पाती। मुख्य रूप से ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ना,
ठीक है। ईओएस, ईओएस का मतलब है कि ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो ये ऑब्जर्व करती, ये देखती कि कहाँ किस प्रकार का बुनियादी ढांचा बनाया जा रहा है, ये देखती कृषि क्षेत्र में कौन से क्षेत्र किस तरह से परफॉर्म करे, क्योंकि रंग को देख सकती थी। तो ये एग्रीकल्चर में भी काम आती, पर डीआरडीओ द्वारा बनाई गई थी। इसका मतलब ये मुख्य रूप से सुरक्षा से संबंधित थी, इससे कोई नहीं बच पाता। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट प्रमुख रूप से ये सुरक्षा से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा, सुरक्षा, और मुख्य रूप से ये सीमा सुरक्षा से संबंधित थी। फेल हो गए, इसका हमें बहुत दुख है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो इसे ले जा रहा था पीएसएलवी, वो तो हम देखेंगे, पर उससे संबंधित उससे पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं। 12 जनवरी को 10:18 इसने उड़ान भरी। 8 मिनट के अंदर पता चल गया कि ये अपने पथ पर नहीं चल रही है, यानी कि अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएगी। पीएसएलवी डीएल जो कि 4 चरण का रॉकेट है, ये आप देख सकते हैं मेरे साथ। पीएसएलवी, ये है पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं इसको। इससे भी संबंधित अगर प्रश्न आए तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या पीएसएलवी कहते हैं इसको। पीएसएलवी की ये जो फ्लाइट थी उसका नाम था पीएसएलवी C62। ये पीएसएलवी की 64वीं फ्लाइट थी, 64वीं उड़ान थी। और ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि लगातार ये फेल हुई है, क्योंकि इससे पहले ये 2025 में भी फेल हो गई थी। दूसरी बार लगातार असमर्थ हुई है। कोई बात नहीं, फिर से हम ट्राई करेंगे, फेलियर से ही सीखेंगे। और दूसरी बार भी इसके तीसरे चरण में ही दिक्कत आई है, तीसरे चरण में दिक्कत आई है। इसके अलावा अगर हम बात करें पीएसएलवी की, तो पीएसएलवी का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, यानी कि 64 में से बस 5 ही फेल हुई हैं, 5 ही बार ये असमर्थ हुई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लगातार ये फेल होती जाएगी तो खराब है, पुअर रिकॉर्ड नहीं है। 93% इसका सक्सेस रेट है बेटा। ठीक है, सक्सेस रेट इसका 93% है। इसके अलावा सबसे पहली चीज हमें जो ये देखनी है इसके बारे में, पीएसएलवी के बारे में, ये 4 स्टेज का रॉकेट है, 4 स्तरीय रॉकेट है, जिसमें सॉलिड पहला स्तर है, फिर उसके बाद लिक्विड दूसरा स्तर है, फिर तीसरा सॉलिड है, फिर चौथा लिक्विड है। तो सॉलिड लिक्विड स्तर है, और तीसरे स्तर पर ही ये गड़बड़ा जा रहा है। अब इसमें प्रश्न आ रहा होगा क्या इसको अभी हमें रिटायर कर देना चाहिए? नहीं, क्योंकि इसका सबसे पहला हमने जो लॉन्च किया था 1993 में ही किया था। उसके बाद से ये लगातार भारत के इसरो का वर्कहॉर्स माना जाता है, यानी कि रिलायबल मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें 2017 की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है, जब इसे 104 सैटेलाइट्स को इकट्ठे पहुंचाया था। तो ये छोटी फीट नहीं थी पीएसएलवी की। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पीएसएलवी संपूर्ण रूप से अब खराब हो चुकी है और इसको फिर से हम नहीं ठीक कर सकते हैं। हाँ, ये जो इसके चरणों में प्रॉब्लम हो रही है वो दिक्कतें हैं। इसकी जो हाइट देखेंगे आप, ये 44.4 मीटर की है, 44.4 मीटर। और यूपीपीएससी में तथ्य बहुत पूछता है, तो तथ्य आपको याद रखने होंगे। ठीक है, टन भी पूछ सकता है, कितने टन की है, तो 260 टन की है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, असमर्थ हो गई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम फिर ट्राई करेंगे। दिक्कत की बात यह है कि अन्वेषा सिर्फ अकेली नहीं जा रही थी, अन्वेषा के दोस्त भी थे, यानी कि कुछ और सैटेलाइट्स भी थे। माना जाता है 16 सैटेलाइट्स इन टोटल जा रहे थे, जिसमें से भारत के स्टार्टअप्स के भी कुछ सैटेलाइट थे, जैसे हैदराबाद की ध्रुव स्पेस, ये स्टार्टअप थी जिसने बहुत मदद की थी इसके लिए भी। इसके अलावा ब्राज़ील की बहुत सारी सैटेलाइट्स जा रही थी, ब्राज़ील की, तो ये भी याद रखिएगा। नेपाल की भी सैटेलाइट जा रही थी, यूके की भी सैटेलाइट जा रही थी, जर्मनी की भी सैटेलाइट जा रही थी। तो 16 की 16 सैटेलाइट अब कहाँ है हमें नहीं पता है, तो इससे भारत की छवि पर भी डेफिनेटली असर आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो थी वो यही थी इसके बारे में कि ये बहुत सारे बैंड्स में आपको कलर्स में दिखा सकती थी, जो कि हो नहीं पाएगा अब, क्योंकि अन्वेषा अब लॉस्ट हो चुकी है। आखिर अगर हम बात करें किसकी सक्षमता के बारे में, तो ये किस चीज़ में सक्षम है? पदार्थ की पहचान में,
रणनीतिक एवं सीमा निगरानी में बहुत महत्वपूर्ण है, मिसाइल रक्षा निगरानी में भी बहुत महत्वपूर्ण थी। जैसे कि आप ये फोटो देख सकते हैं, ये बहुत ही फेमस फोटो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो मुरीद के एयरबेस था, मुरीद के एयरबेस की फोटो सैटेलाइट, इंडियन सैटेलाइट की मदद से हम बता पाए थे कि ये देखिए किस तरह से ध्वस्त है। उन्हें डीआरडीओ, इसके अलावा उद्योग और संस्थागत सहयोग की बात करें तो अनेक डीआरडीओ प्रयोगशाला द्वारा समर्थित था ये। माफ कीजिएगा, सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने संपूर्ण पेलोड इलेक्ट्रॉनिक्स विकसित किए थे। इसके अलावा पेलोड इलेक्ट्रॉनिक्स का कार्य सेंसर नियंत्रण और संचालन था, विद्युत वितरण प्रबंधन, चित्र अधिग्रहण और प्रसंस्करण एवं स्वरूपण भी था। तो ये हो पाता है इसकी वजह से। जैसे कि आप स्ट्रेटेजिक या फिर रणनीतिक संदर्भ देखेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश और चीन का बॉर्डर है। पहले में देखिए कि किस तरह से यहाँ पे 2019 का ये फोटो है, ठीक है, फोटो याद रखिएगा, 2019 की ये फोटो है जिसमें अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर में बिल्कुल भी कुछ आपको लग नहीं रहा है कि कोई डेवलपमेंट हुआ है। पर 2020 की देखिए, ये चीन ने किस प्रकार से विलेज बना दिया है। तो इन सब पे नजर रखने के लिए भी बहुत जरूरी था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किस तरह से ये इंपॉर्टेंट था, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग की बात करें तो पाकिस्तान और चीन दोनों की ही हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट से इसका कंपैरिजन हम देखते हैं। अन्वेषा बहुत सारी जगह अच्छा काम कर रही थी। जैसे पाकिस्तान की भी सैटेलाइट है जो उसने चीन की मदद से लॉन्च करवाई थी, उसके पास खुद का लॉन्च पैड नहीं है बाय द वे। तो स्थानिक विभेदन की बात करें तो पाकिस्तान के HS-1 और भारत के हाइपरस्पेक्ट्रल अन्वेषा में क्या अंतर था। भारतीय सैटेलाइट 12 मीटर तक की वस्तुओं के पता लगाने में सक्षमता रखती थी, पर 30 से 100 मीटर पाकिस्तान की सैटेलाइट तो बेहतर थी। ये अन्वेषा छोटे वाहनों और जमीनी सूक्ष्म परिवर्तन को पहचान भी कर सकती थी। HS-1 सूक्ष्म स्तर पर पहचान में संघर्ष करती थी। HS-1 जो पाकिस्तान की हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट थी, ये छोटी थी, पेलोड क्षमता और सहनशीलता सीमित थी। अन्वेषा बड़ा और भारी था। अन्वेषा अधिक शक्तिशाली हाइपरस्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग भी रखता था, तेज डेटा प्रसंस्करण में कार्य आता था। अन्वेषा सीमा निगरानी के लिए महत्वपूर्ण था, पर HS-1 इतना नहीं कर सकता था। इसके अलावा चीन की बात करें तो चीन की गाओफेन 5 थी। चीन की गाओफेन 5 एक ही पास में बड़े क्षेत्र की इमेजिंग कर सकती थी, पर विभेदन 30 मीटर तक का था, हमारी 12 मीटर की है। अन्वेषा 300 प्लस स्पेक्ट्रल बैंड्स में डेटा कैप्चर कर सकती थी। गाओफेन कहीं अधिक भारी थी, अन्वेषा हल्की थी। गाओफेन 501A के प्रक्षेपण यान को हमने 9 दिसंबर 2022 को लॉन्च होते हुए देखा, ताइवान चीन से। भारत यहां से करता। अब भारत को आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि चीन के साथ हमारा जो बॉर्डर है उस पर हमारे कोई कॉमनैलिटी नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें, भारत कहता है 3488 किलोमीटर का हमारा LAC है, वास्तविक नियंत्रण रेखा है, चीन कहता है 2000 किलोमीटर का है। और इसी वजह से अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को अपने अंतर्गत सम्मिलित करने की कोशिश कर रहा है। तो लगातार हमको सीमा पर नजर रखने के लिए जरूरी थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, लासा निंगची रेलवे ने निंगची हाईवे अड्डा, ये सारी चीन बना चुकी थी जिसपे हमने नजर नहीं रखी, जिसकी वजह से हमें आज भुगतना पड़ रहा है। खुले संघर्ष के बिना अवसंरचना निर्माण को ग्रे वॉरफेयर जोन कहते हैं और यहाँ पे निरंतर अंतरिक्ष आधारित निगरानी की आवश्यकता थी, इसीलिए हमने अन्वेषा को बनाया था, ठीक है। तो अन्वेषा यही बता सकती थी कि छिपे हुए बंकर, टैंक, वाहन कहाँ कहाँ हैं, छिपे हुए रेडार, सैन्य उपकरण कहाँ हैं, सड़क, पुल और रेलवे निर्माण, जंगलों और पहाड़ों में सैनिकों की गतिविधि, ये सारी चीजें बता सकती थी, जिससे हम पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ आराम से समन्वय कर सकते थे, उनको इंश्योर करने में कि वो ऐसा कार्य ना करे। बाकी घुसपैठ के मार्गों की पहचान भी कर सकती थी, मुख्य रूप से जो पीर पंजाल श्रेणी थी। पीर पंजाल में घने जंगल हैं और ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी, तो हेल्प कर सकती थी। आतंकी शिविरों और सेना की स्थिति की निगरानी को बेहतर कर सकती थी। निम्नलिखित प्रकार के अभियानों में और सटीकता ला सकती थी, जैसे कि बालाकोट प्रकार के हवाई हमले और ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें हमने इंडियन सैटेलाइट्स का उपयोग किया था। चलिए अब इससे संबंधित एक प्रश्न देखिए। PSLV C62 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अन्वेषा एक हाइपरस्पेक्ट्रल पृथ्वी अवलोकन उपग्रह थी। इस मिशन के अंतर्गत उपग्रहों को भू स्थिरांतरण कक्षा में स्थापित किया जा सकता था, क्योंकि अब तो हुआ नहीं है। कारमन रेखा पार करने के बाद पेलोड फेयरिंग को अलग किया गया। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो जरूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।